साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं पब्लिकेशन एथिक्स में पब्लिकेशन मिसकंडक्ट टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स सब्जेक्ट जो कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क में है उसका पार्ट 2 है। तो ये यूनिट 3 है और इसके पार्ट 1 में हम पहले इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, और आज का जो टॉपिक है ये है पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। इसमें हम ये डिटेल्स देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पब्लिकेशन मिसकंडक्ट की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स, टाइप्स, फिर वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूटरशिप, और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को, कंप्लेंट्स और अपील्स क्या होती है, ये आज के पार्ट में देखेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा आएगा प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पब्लिकेशन मिसकंडक्ट होता क्या है। तो जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं फॉर द प्रिपरेशन, सबमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज कॉल्ड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। तो अगर हम कुछ भी अनएथिकल करते हैं तो क्या अनएथिकल करते हैं वो आगे अभी देखेंगे, और इसमें रेंज ऑफ बिहेवियर्स आएंगे जो कि हमारे जो रिसर्च प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट के कौन से टाइप्स हो सकते हैं, या क्या होता है वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। तो अगर आप प्लेगैरिज्म करते हो यानी कॉपीइंग करते हो, फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन करते हो यानी डेटा को मैनिपुलेट करते हो, फॉल्स डेटा बनाते हो, अगर एक ही आर्टिकल को 2 बार पब्लिकेशन के लिए डालते हो, डुप्लीकेट पब्लिकेशन करते हो, सलामी स्लाइसिंग करते हो, फिर ऑथरशिप मिसकंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पीयर रिव्यू मैनिपुलेशन, डेटा सप्रेशन एंड सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, देन साइटेशन मैनिपुलेशन, फेलियर टू ऑब्टेन एथिकल अप्रूवल एंड विथहोल्डिंग डेटा एंड मेथड्स, इनएडिक्वेट एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड मिसलीडिंग रिपोर्टिंग। ये कुछ एक एरियाज है जिसमें कि आप पब्लिकेशन एथिक्स को वायलेट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा मैनिपुलेशन या रिसर्च फ्रॉड किसको कहा जाता है। तो अगर आप जो पब्लिकेशन की जो रिपोर्ट है उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें आप कुछ फोर्जिंग करते हो, कुछ फेक डेटा को बनाते हो जो कि एक्चुअली स्टडी में हुआ ही नहीं, तो उसको फैब्रिकेशन बोला जाता है। और अगर आप उसमें कुछ मैनिपुलेट करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, उसको फॉल्सिफिकेशन बोलते हैं। इवन अगर आप कुछ इमेजेस होती हैं जिसमें भी अगर आप कुछ मैनिपुलेशन करते हो तो वो भी डेटा मैनिपुलेशन में आता है। और इसको जो एक्सपीरियंस रिव्यूअर्स या एडिटर्स हैं वो बहुत अच्छे से इसको डायग्नोज कर लेते हैं, और इस फ्रॉड को स्पेशली अगर वो स्टैटिस्टिक्स को देखें, टेबल्स, पी वैल्यूज, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ऑड्स रेशियो, इन सबको देख करके ये हम एसेस कर सकते हैं कि डेटा जो है वो इसमें कुछ मैनिपुलेशन या फ्रॉड है। इसके बाद ये जो फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन हैं ये बहुत सीरियस फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट है, और अगर एडिटर्स को ऐसा लगता है, अगर वो सस्पिशियस होते हैं तो वो वापस कर देते हैं, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए उनको। और साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे जो केसेस होते हैं उनमें एक्शन लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होता है पब्लिकेशन का, तो कुछ ऑथर्स साइमल्टेनियसली 2 जर्नल्स में सेम आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं। तो सबमिटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू मल्टीपल साइंटिफिक जर्नल्स एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज साइमल्टेनियस सबमिशन। तो आपको याद होगा कि जब भी हम कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं तो उसमें हमसे डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल है और ये किसी और साइंटिफिक जर्नल में कंसिडरेशन में नहीं है। तो अगर आप इसको साइन करने के बाद भी ऐसा करते हैं तो फिर ये एक साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है, और इस टाइप का जो मिसकंडक्ट है ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्रोसेस होने के बाद सेम आर्टिकल 2 जर्नल्स में एक्सेप्ट हो जाता है, और ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत। फिर आता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। डुप्लीकेट पब्लिकेशन का ये मतलब होता है कि आपने सेम हाइपोथेसिस, डेटा, डिस्कशन, कंक्लूजन एक बार पब्लिश कर दिया और फिर आप उसको दोबारा पब्लिश कर रहे हैं। तो ये प्लेगैरिज्म के जैसे ही होता है, इसमें आप किसी दूसरे के नहीं बल्कि अपने खुद के डेटा को कॉपी कर रहे हैं। और जो कोप है ये क्लासिफाई करता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन को 2 कैटेगरी में, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर वो होता है कि अगर सेम डेटा सेट को आप दोबारा जो है फिर से पब्लिश करने के लिए देते हैं तो वो मेजर होता है। माइनर ये होता है कि आप सलामी स्लाइसिंग करते हो, मतलब आपने एक आर्टिकल पब्लिश करा लिया और उसमें से कोई छोटे पार्ट को दोबारा आप उसको पब्लिश कराएंगे सब ग्रुप को, तो माइनर ऑफेंस हो। अब ये जो डुप्लीकेट पब्लिकेशन है ये जनरली देखा गया रीजनल जर्नल्स और नॉन इंग्लिश जर्नल्स बहुत कॉमन है। तो
स्कोप ने हमको क्लियर गाइडलाइंस दी है कि हमको इस तरीके के डुप्लीकेट पब्लिकेशंस को किस तरीके से हैंडल करना है और कैसे उसको रिजेक्ट करना है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक स्टडी को कर चुके हैं छोटे ग्रुप में और उसको अगर आप सेम हाइपोथेसिस को लार्जर सैंपल साइज के साथ करते हैं तो वो डुप्लीकेट पब्लिकेशन नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें भले स्टडी हाइपोथेसिस सेम है लेकिन बाकी पूरा सारी डेटाज और सारी रीडिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस मिसकंडक्ट से ऑथर को हमेशा बचना है, क्योंकि ये एक अनएथिकल बिहेवियर में आता है। अब हम बात करेंगे एथिक्स रिलेटेड टू ऑथरशिप। आप सभी को पता होगा कि ICMJE ने गाइडलाइंस दी है फॉर क्वालिफाइंग टू बिकम एन ऑथर इन ए मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें एक लाइन बहुत अच्छी दी हुई है, ऑल पर्सन्स डेजिग्नेटेड एज ऑथर्स शुड क्वालिफाई फॉर ऑथरशिप एंड ऑल दोज हु क्वालिफाई शुड बी लिस्टेड। इसका ये मतलब है कि जो भी ऑथर्स जिनको आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ होना चाहिए और वो ऑथरशिप के लिए एलिजिबल। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि कंट्रीब्यूट किया है तो उसका नाम जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो ICMJE ने 3 बेसिक क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जो कि ये बोलता है कि अगर ऑथर कोई है तो उसको क्रेडिट किस तरीके से मिलना चाहिए। तो अगर किसी का सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है एक स्टडी को कंडक्ट करने में, इंक्लूडिंग इट्स कॉन्सेप्शन एंड डिजाइन, मतलब उसका आइडिया डिजाइनिंग और शुरू में प्रोटोकॉल बनाने में अगर किसी ने हेल्प की है, या फिर डेटा एक्विजिशन यानी कि स्टडी करने में हेल्प की है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या उसका इंटरप्रिटेशन में हेल्प की है, तो ये सभी कंडीशंस में वो पर्सन जो है वो ऑथर के लिए एलिजिबल। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी ने ड्राफ्टिंग में आपको हेल्प की या आपके आर्टिकल को रिवाइज करने में हेल्प की फॉर इंटेलेक्चुअल कंटेंट, देन ऑल्सो द पर्सन इज एलिजिबल फॉर ऑथर। और थर्ड आता है अप्रूवल ऑफ द फाइनल वर्जन। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, अगर आपका वो फाइनल वर्जन को अप्रूव करने में उसने पर्सन ने हेल्प की है, तो भी वो उनको आप क्रेडिट दे सकते हैं फॉर ऑथरशिप। अब यहाँ पर मिसकंडक्ट विद ऑथरशिप में 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है घोस्ट ऑथरशिप, सेकेंड है गिफ्टेड ऑथरशिप और थर्ड है गेस्ट ऑथरशिप। तो फर्स्ट आता है घोस्ट ऑथर्स। घोस्ट ऑथर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पर्सन या ऑथर्स हैं जिन्होंने की कंट्रीब्यूट किया है आपके पेपर के लिए, बट आपने उनको ऑथरशिप भी नहीं दी और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया है। तो जनरली ये पेड ऑथर्स होते हैं जिनसे कि आप काम कराते हैं, तो उनको घोस्ट ऑथर्स बोला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट में उनको थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है गिफ्ट ऑथरशिप। कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में आप होते हैं और वहां पर आप किसी एक पर्सन का नाम वैसे ही ऐड कर देते हैं भले उन्होंने कुछ काम ना किया। तो ये जनरली देखा जाता है कि कुछ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होने के बाद भी उनका नाम ऐड होता है, तो उसको गिफ्ट ऑथरशिप कहा जाता है। जनरली इसको भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड आता है गेस्ट ऑथरशिप। इसमें यह है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन के होने से उस मैन्युस्क्रिप्ट की एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वैसी कंडीशन में कुछ लोगों का नाम ऐड कर देते हैं। तो ये जो है ये भी एक तरीके का मिसकंडक्ट है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो उनका नाम नहीं ऐड होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि शुरू में को ऑथर्स होते हैं और बाद में फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है या कुछ का ऐड करने के लिए एक रिक्वेस्ट आता है को ऑथर्स का। तो ऐसे कंडीशन में भी बिना साइंड रिक्वेजिशन के एडिटर जो है जर्नल के उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमको क्या ध्यान रखना है। एक और प्रॉब्लम आती है, वो आती है ऑर्डर्स ऑफ ऑथर्स में। आप सभी को पता है फर्स्ट ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सजेशन ये है कि एक मीटिंग करके जो टीम है उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन फर्स्ट ऑथर होगा और कौन करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा। जनरली फर्स्ट और करस्पॉन्डिंग को इक्वल वेटेज मिलता है, तो अगर दो लोगों ने इक्वली काम किया है तो एक फर्स्ट ऑथर हो सकता है, एक करस्पॉन्डिंग हो सकता है। जनरली जो वर्क करता है फर्स्ट ऑथर होता है और जो सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑर्डर रखना है अकॉर्डिंग टू द रोल्स ऑफ ऑथर्स, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ऑथर को कुछ पता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट आता है इनिशियल डिटेक्शन। तो सबसे पहले तो प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इसलिए सभी मैन्युस्क्रिप्ट को प्लेगैरिज्म चेकिंग में डालना चाहिए। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। रिव्यूअर्स और एडिटर्स जो हैं वो इश्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं,
वो चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट पब्लिकेशन तो नहीं, डेटा फैब्रिकेशन तो नहीं है। तो ये रिव्यू प्रोसेस में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। सेकेंड आता है असेसमेंट। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो एडिटर्स करते हैं, एडिटोरियल बोर्ड करते हैं, तो जब वो एसेस करते हैं उसके बाद ही वो पीयर रिव्यू में भेजते हैं। सेकेंड आता है गैदरिंग एविडेंस। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हो, मिसकंडक्ट से रिलेटेड, वो सब एक साथ इकट्ठे करके उसके बाद उसको एसेस करना चाहिए। और थर्ड है कंसल्टेशन। इसमें जो एक्सपर्ट रिव्यू है, उनसे एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उनसे इवेलुएट करवाना चाहिए सीवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द मिसकंडक्ट। और एथिक्स कमिटी जो है, जो कि पब्लिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे भी कंसल्टेशन करना चाहिए। अब अगर कोई कंप्लेंट आ गई है तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो कंप्लेंट को कोई भी जो है वो फॉर्मल चैनल के थ्रू सबमिट कर सकता है, लाइक ऑथर्स, रिव्यूअर्स, रीडर्स। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो ईमेल या ऑनलाइन फॉर्म या लेटर्स भेज करके उसको कंप्लेंट कर सकते और उसको डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के साथ भेजना चाहिए। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन पार्ट। अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उसको इनिशियली रिव्यू किया जाता है बाय एडिटोरियल बोर्ड और उसकी वैलिडिटी और सीरियसनेस को चेक करते हैं। फिर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसमें और ज्यादा एडिशनल एक्सपर्ट्स ऐड होते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है और फिर डिसीजन लेते हैं कि उसका क्या करना है। लाइक अगर एडिटोरियल बोर्ड या कमेटी को ऐसा लगता है कि उसमें पहले कम्युनिकेशन होना चाहिए तो वो पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं एक्यूज्ड पार्टी को, सो दैट वो भी अपने बारे में या अपना जो है पॉइंट रख सकते। फिर आता है अपील प्रोसेस। अपील प्रोसेस में क्या होता है कि पहले अपील सबमिशन होगा जिसमें कि एक्यूज्ड पार्टी जो है वो एक फॉर्मल अपील भेज सकती है, वो डिसएग्री कर सकती है डिसीजन में, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी ने फोर्ज किया है या उन्होंने ये गलती नहीं की है तो वो न्यू एविडेंसेस जो है या आर्ग्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकते हैं और उसको फिर रीअसेसमेंट होता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा, एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और वो उसको इवैल्यूएट करेंगे। फिर रीइवैल्यूएशन के बाद जो भी आएगा डिसीजन, फाइनल डिसीजन, उसको उसका आउटकम ये होगा कि इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल जो है वो डिसीजन लेगा अपील में और फिर फाइनल डिसीजन जो है दोनों पार्टीज जो भी इन्वॉल्व होंगी उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो ये होता है अपील प्रोसेस। अब क्या एक्शन लिया जाएगा आफ्टर डिसीजन? फर्स्ट, रिट्रैक्शन और करेक्शन। अगर ऐसे लगता है कि वो उसको वापस ले लेना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, तो आर्टिकल को हटा दिया जाएगा और अगर माइनर या अनइंटेंशनल है तो उसको करेक्शंस करवा करके दोबारा उसको पब्लिश किया जा सकता है। फिर आते हैं सैंक्शंस। अगर जो मिसकंडक्ट है वो बहुत सीवियर है तो ऑथर्स को बैन भी किया जा सकता है फॉर सबमिटिंग द जर्नल, सबमिटिंग द आर्टिकल्स टू द जर्नल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और साथ ही साथ जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है जिससे कि फर्दर ये मिसकंडक्ट ना हो। थर्ड आता है पॉलिसी रिव्यू। तो अगर इस तरीके के कोई भी केस आते हैं तो पॉलिसीज को अपडेट किया जाता है जिससे कि रिव्यूइंग और अपडेटिंग पब्लिकेशन पॉलिसीज हो, सो दैट फ्यूचर मिसकंडक्ट ना हो। और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडिटर्स, रिव्यूअर्स, ऑथर्स, जिससे कि वो एथिकल पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और साथ ही साथ उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें जो भी मिसकंडक्ट होता है। थैंक यू सो मच। होप इस पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि मिसकंडक्ट क्या होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका पहले पब्लिश किया था, उसको भी आप देखिए। और नेक्स्ट इसका एक पोर्शन और बचा है, वो है प्रीडेटरी पब्लिशिंग, जिसको कि हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें।